मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें, बस आप हमें पहचानते हैं इतना ही काफ़ी है। तो सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला में उसके पहले राजवंश गुलाम वंश की हम चर्चा करेंगे। और गुलाम वंश में कुछ बेसिकली चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं, और इसके दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हैं इसकी भी बात कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन 5 शासकों के पूरे क्रम को भी हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया था। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया है। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश, 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश, 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया है। तो आज पहले राजवंश गुलाम वंश के पहले शासक यानी संस्थापक जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की पहले श्रृंखला की बात हो जाए, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन है, और इसका जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात यहाँ पर इसकी वीरता को देखा और देखते हुए उसे अपने समस्त क्षेत्रों का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। यहाँ उत्तराधिकारी की अवधारणा अलग है, ये प्रतिनिधि होगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि जो मेरे दास हैं वही चल कर मेरे राजवंश को चलाएंगे। इस तरीके का बात तो मिलता है उसके जबान से, लेकिन यहाँ उसने कहीं पर स्पष्ट नहीं किया है कि वही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। हाँ, ये स्पष्ट है कि मोहम्मद गोरी के कई दास तो जो योग्य थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बख्तियार खिलजी, तो ताजुद्दीन एल्दौज, कुबाचा, ये सब उसके योग्य गुलाम थे। तो उन्हीं को लेकर आगे चलकर प्रतिस्पर्धा होती है, और उसमें से जो योग्य थे उन्होंने सत्ता पर काबिज हो गए और उन्होंने ही शासन चलाया। तो इसी नाते इनके गुलाम होने के नाते कुछ इतिहासकार इनका गुलाम मानते हैं, लेकिन असल में इनको प्रारंभिक तुर्क सुल्तान ही कहना ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पर नियुक्त किया था 1206 से लेकर 1290 के मध्य की बात हो रही है। गुलाम वंश के जो सुल्तान थे इस नाम से विख्यात हो जाते हैं। इन्होंने एक ही वंश के थे ये सब। इतिहासकार अजीज अहमद ने आरंभिक तुर्क सुल्तान इनको कहा है, ठीक है। ये ज़्यादा तर्क संगत दिखाई देता है, ये सर्वमान्य है। अजीज अहमद का मान्य सर्वमान्य है, क्योंकि इनको इलबारी तुर्क ये कहा जाता है, ठीक है। इलबारी तुर्क भी इनको कहा जाता है, जो गुलाम वंश के लोग हैं। लेकिन इसमें इल्तुतमिश इलबारी था, बलबन के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इलबारी था, और सारे शासक इलबारी नहीं थे, इसलिए इलबारी तुर्क कहना भी ज़्यादा तर्कसंगत दिखाई नहीं देता है। इनके बारे में एक और नाम दिखाई देता है, ममलूक। मतलब ऐसे पुत्र जिनके माता पिता स्वतंत्र थे, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम पुत्रों को ममलूक कहा जाता है। और ये अवधारणा इतिहासकार हबीबुल्लाह की दिखाई देती है। इतिहासकार हबीबुल्लाह की बात कर ले हम। हबीबुल्लाह, ये इनकी अवधारणा है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखा है, पुस्तक का नाम है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। बहुत ही फेमस किताब है। तो इसी पुस्तक में इस अवधारणा को दिया कि मिस्र के इतिहास से प्रेरणा लिया था यहाँ पर, कि मिस्र के इतिहास में जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न पुत्र थे वो गुलाम बन गए थे, और उन्होंने शासन सत्ता पर काबिज हो गए थे, तो उनको वहाँ ममलूक कहा जाता था। यहाँ से वहाँ के इतिहास से प्रेरणा लेकर भारत के जो तुर्क सुल्तान हुए उनको इन्होंने इस तरीके से पेश किया है। तो बहुत दिनों तक ये मान्यता चल रही थी कि इतिहासकार हबीबुल्लाह ज़्यादा सटीक है,
लेकिन अब अजीज अहमद को आज के इतिहासकार मानते हैं, आरंभिक तुर्क इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो शासक थे ये आरंभिक तुर्क के नाम से विख्यात होते हैं, यही अवधारणा ज़्यादा सही है। इलबारी दो ही नाम है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, और सभी लोग गुलाम भी नहीं थे। देखिए, जो तुर्की राजवंश में जो शासक बने हैं उनके जो कानून होते हैं, जो उसके अनुसार क्या होता है, जो उनकी राज व्यवस्था जिसके बारे में हम जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन वहाँ से कॉन्सेप्ट ये है कि किसी गुलाम को सुल्तान के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। इस्लामिक कानून ये बताता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बलबन भी अपने दौर में दास्ता से मुक्त हो चुका था। 1260 से लेकर 1266 तक के दौर में जो इतिहास वो मौन दिखाई देता है, तो इस दौर में वो दास्ता से मुक्त हो गया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्त था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त होने में समय लगा था। तो ऐसे दौर में किसी गुलाम को सुल्तान के तौर पर मान्यता नहीं मिल सकती है। सुल्तान के जो निर्वाचन थे उसकी प्रक्रिया का इतिहास पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि वो गुलाम ना हो, साथ ही साथ उसके नाम का खुतबा पढ़ा होना चाहिए, उसके नाम का सिक्का जारी होना चाहिए, और कुछ ऐसे भी थे जिनका आगे चलकर अमीरों के द्वारा भी चयन किया गया था। जैसे रजिया के मामले में हम देखते हैं कि रजिया का जो उत्तराधिकार था वो निरस्त हो गया था, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने उसकी योग्यता के आधार पर उसको सत्ता सौंप दिया था कि सत्ता पर उसका एकाधिकार रहेगा। क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी स्वभाव का दिखाई देता है। ऐसे दौर में स्थिति ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसीलिए इतिहासकार यहाँ ये मान लेते हैं कि ये जो शासक थे वो जरूर दास्ता से मुक्त हो गए थे। खासकर खलीक अहमद निजामी जैसे इतिहासकार भी स्पष्ट हैं यहाँ पर। इतिहासकार खलीक अहमद निजामी की अवधारणा से पूरी तरह क्लियर है कि ये लोग दास्ता से मुक्त थे। हाँ, कुछ मामले में उनकी राय जुदा है, जैसे बलबन के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वो दास्ता से मुक्त नहीं था, लेकिन दास्ता से मुक्त था वो। तो ये दिल्ली सल्तनत का एक खाका बनता है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की हम बात कर लें। Select the accent. Other style. तो गुलाम वंश के एक पहले वीडियो की चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पर दूसरे उस मामले को लेकर चलते हैं। कट करवा उसको। चले अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें। एक पहला वीडियो में हम चर्चा कर लेते थे कि दिल्ली सल्तनत के जो पहला राजवंश था गुलाम वंश, उसको क्या माना जाता है, उसकी चर्चा हुई है इस पहले वीडियो में। अब दूसरे वीडियो में हम यहाँ चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक की बात करें, ऐबक यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब इसकी थोड़ी सी बात करें हम यहाँ पर, तो चले ऐबक की बात कर लें। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कुतुबी राजवंश था, इसका कुतुबी वंश। ये कुतुबी वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। और यहाँ पर जो शासनकाल है वो कुतुबी वंश का है 1210 से लेकर 1211। दो शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक। इसका शासनकाल है 1200
यहाँ पर 1210 नहीं होगा, 1206 होगा, 1206 है, क्योंकि 1206 ईस्वी में गद्दी बैठ रहे हैं ना, तो 1206 से लेकर 1210 तक ऐबक है। इसके बाद दूसरा शासक दिखाई देता है आराम शाह। इसका शासनकाल है 1210 से लेकर 1211 तक। ये एकदम फिट है, एनसीईआरटी के मुताबिक भी एकदम परफेक्ट है कि यही शासनकाल है। तो इसने जो अपना पहला राजवंश चलाया उसको हम कुतुबी वंश के नाम से जानते हैं, लेकिन राजधानी इसकी लाहौर थी। तो 1206 ईस्वी में यहाँ दिल्ली गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये लाहौर होगा, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी थी वो 1211 में बनती है, और ये लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक भी कराया था। इसका राज्याभिषेक भी लाहौर में हुआ था। अब इसका उल्लेख भी हमें इतिहासकार फक्र मुदब्बिर करता है। फक्र मुदब्बिर, इसकी एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, आदाब उल हर्ब व सुजात। उसी में इसके लाहौर अभिषेक का उल्लेख मिलता है कि अमीरों ने इसको बुलाया कि आइए और साम्राज्य में दो, अब व्यवस्था फैली हुई है, शासन सत्ता अपने हाथ में लीजिए। क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो ऐसे दौर में वहाँ के अमीरों ने इसको बुलाया कि शासन सत्ता को अपने आप अपने हाथ में लीजिए, तभी व्यवस्थाएं सही होगी। तो ये दिल्ली नहीं है, यहाँ लाहौर है। और माँ बाप ने इसको बचपन में बेचा गया था। इसके बाद अब्दुल अजीज कूफी ने इसको निजापुर में खरीदा था, ठीक है। और बाद में उसके पुत्रों ने ऐबक को मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया था, ठीक है। गोरी ने इसे अमीर आखूर का पद दिया था, और 1192 ईस्वी में गोरी ने ऐबक को जो भारतीय प्रदेश थे उनका प्रतिनिधि नियुक्त किया था। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रतिनिधि होगा। इतिहास की किताबों में सामान्यतः एक बहुत बड़ी गलती दिखाई दे रही है, खासकर दिल्ली सल्तनत से संबंधित पुस्तकों में। 1580 से पहले सूबेदार नामक पद कहीं दिखाई नहीं देता है। जो डेटा है आईने अकबरी के स्रोत, जो प्राइमरी सोर्स है, उसके आधार पर भी, और जितने बड़े इतिहासकार है उसमें भी, 1580 ईस्वी में अकबर ने 12 सूबों की स्थापना किया था, और उन 12 सूबों के देखरेख के लिए 12 सूबेदार की नियुक्ति की थी, और उनके आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए उसने 12 दीवान की नियुक्ति की थी। इसीलिए अगर आपसे कभी सवालात ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रांतीय व्यवस्था को देखते थे उनको सूबेदार माना जाए, नहीं, गलत है। उनको वली या मुक्ता या गवर्नर के नाम से जानते हैं, या प्रांतपति आप कह सकते हैं, या इतिहासकार सतीश चंद्र ने उनके लिए एक नए शब्दावली हाकिम का भी प्रयोग किया है, तो वो ज़्यादा तर्कसंगत दिखाई देता है। सूबेदार गलत है, यहाँ पर सूबेदार हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1580 ईस्वी में ये अवधारणा दिखाई देती है। 1580 में सूबा दिखाई जाता है, इससे पहले मुझे कहीं मिला नहीं है। इस चीज़ को बहुत नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो गजनी में उसको बेच दिया गया था, अमीर आखूर के पद पर इसके नियुक्त किया। ध्यान रखिए, अमीर आखूर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। असुसाला का प्रबंधक इसको कहा जाता है। आगे चलकर मलिक याकूत भी रजिया के दौर में इस पद पर था, यानी शाही अस्तबल का प्रमुख होता था। घोड़े की व्यवस्था करना, उसके चारे की व्यवस्था करना, उसके सारी जो व्यवस्थाएं होती थी घोड़े से संबंधित ही इसके हाथों में होता था। और हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में भी सेना का कई स्वरूप होता था। जैसे सेना का भी जो स्वरूप होता था उसमें कई प्रकार की सेनाएं थी, घोड़े, हाथी, पैदल सेना, इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था। आगे चलकर हम देखते हैं कि बाबर के आगमन से भारत में तोपों का बहुत तेजी से विकास होता है। सबसे पहले तोप और बंदूक का इस्तेमाल हुआ था 1510 ईस्वी के गोवा के युद्ध में, जब अल्बुकर्क ने गोवा के गुजरात के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त किया था। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा दिखाई देता है। और भारत में बाजौरा और भीरा के युद्ध में 1519 ईस्वी में
बाबर ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था, तोप और बंदूक का। फिर बाद में पानीपत के युद्ध में दिखाई देता है, खानवा, चंदेरी, घाघरा, आगे चल कर सारे युद्धों में दिखाई देता है। और उस समय तोपें जो होती थी वो कई प्रकार के होते थे, जैसे अश्वनाल, घोड़े पर रखकर दागे जाने वाली तोप, गजनाल, हाथी पर रखकर दागे जाने वाली तोप, सुतुर नाल, ऊंट पर रखकर दागे जाने वाली तोप, नर नाल जो इंसान इस्तेमाल करते थे वो तोप होती थी। 4 प्रकार के तोपों का उल्लेख ज़्यादातर मिलता है। तो 1192 से प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया था। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसने प्रतिनिधि के रूप में काम किया था। तो ये इसका प्रारंभिक जीवन की हम बात कर रहे थे कि कैसे वो उसका प्रारंभिक जीवन था। बहुत गरीब था, माता पिता ने उसको बेच दिया था। बाद में अब्दुल अजीज कूफी ने उसको खरीदा था। फिर बाद में उनके पुत्रों ने मोहम्मद गोरी को बेच दिया था, जिसने उसे गजनी में खरीद लिया था। बाद में 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध के पश्चात उसने भारतीय प्रांतों का प्रतिनिधि नियुक्त किया। फिर हम देखते हैं कि आगे चलकर इसने कमाल की सफलता अर्जित की। तो इस सफलता में इतिहासकार खलीक अहमद निजामी ने इसके इतिहास को 3 भागों में बांटा है। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक एक गोरी के सहायक के तौर पर दिखाई देता है, जिसमें इसने तराइन के युद्ध, चंदेरी नहीं, चंदावर का युद्ध और जो बड़े युद्ध थे उसमें इसने भाग लिया था। 1206 से लेकर 1208 तक इसने दास्ता से मुक्ति के लिए संघर्ष किया, जिसमें गोरी के वंशज गयासुद्दीन के द्वारा इसको खते आज़ादी मिलता है, यानी दास्ता से मुक्त हो गया था। 1208 से लेकर 10 तक ये शासक के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसने सुल्तान का खिताब धारण नहीं किया था। ये मलिक और सिपह सालार के पदों पर ही संतुष्ट था। तो ये इसके जो क्लासिफिकेशन है इसका, वो खलीक अहमद निजामी ने 3 भागों में इसके इतिहास को बांटा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा और चर्चा करें कुछ मुद्दों पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात सुल्तान का खिताब धारण नहीं किया था। वो मलिक और सिपह सालार के पदों से ही संतुष्ट रहा था। ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर ये स्पष्ट सुल्तान के पद पर ये नहीं था, ठीक है। तो इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। यहाँ देखिए, यह दिखाया है, मलिक और सिपह सालार की पदों पर ही था। ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी। इसकी चर्चा मैंने किया था। उसके नाम का न खुतबा पढ़ा था गया था, न सिक्का ढाला गया था। और यहाँ स्पष्ट है कि उसके नाम। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। एक इतिहासकार है, उनका नाम है हसन निजामी। कहीं कहीं फंसाने के लिए या कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये बड़ा चेहरा है दिल्ली सल्तनत काल में। इसने लिखा था कि दिरहम, इसके बाद दिनार, 2 सिक्कों की चर्चा किया है हसन निजामी ने कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिनार और दिरहम नामक सिक्का चलाया था। लेकिन ध्यान रखिए, इतिहासकारों ने अपने नवीन अनुसंधानों से यह स्पष्ट किया है कि यह सिक्का मिला ही नहीं है। इसलिए ये भी स्पष्ट है कि इसने इस नाम का कोई सिक्का चलाया नहीं था। पुस्तक बहुत ही फेमस है, उसका नाम है ताजुल मासीर। इसी में उल्लेख करता है ताजुल मासीर। इस पुस्तक में गोरी के अभियान से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक का इतिहास मिलता है, यानी 1192 से लेकर 1211 तक का इतिहास मिलता है ताजुल मासीर के में। बहुत ही मायने रखती है ये पुस्तक। अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो ये उन पदों पर ही था। इसके अलावा खुतबा, और ये ने फिरोज शाह तुगलक ने जो अपना खुतबा पढ़ाया था उसमें सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों का नाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। ये पीसीएस में भी सवाल पूछे जा चुके हैं। अब सवालात ये उठ रहा है कि क्यों नाम नहीं था। नाम इसलिए नहीं था कि उसने सुल्तान का खिताब ही धारण नहीं किया था, और इस्लामिक कानून भी मान्यता नहीं देती थी, क्योंकि न उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, न सिक्का डाला गया है। ऐसे दौर में जो राज व्यवस्था है इस्लामिक, वो नहीं मान्यता देती उसको। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने जो अपना खुतबा पढ़ाया था उसमें भी इसका नाम नहीं नोटिस किया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसको सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये गोरी का
एक प्रतिनिधि था, उत्तराधिकारी था, इसने स्वीकार कर लिया था। गोरी के ऐबक के अभियानों की हम बात कर लें। यहाँ पर ऐबक के जो विभिन्न अभियान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अभियान है उसकी हम लोग चर्चा करें